first of all, I would like to welcome you on behalf of the College Dunia team and thank you for giving your time to us because I know being in the position in which you are, it's very difficult to take out time, but आपने हमारे लिए time निकाला, जिसके लिए I am very thankful to you and even this will help the students जो अभी जिनको दिक्कत आ रही है in the COVID pandemic. So I would like to introduce you all to the chairman of Venavad Training Institute, Gwalior, and Mr. Dr. Om Prakash Gupta is the chairman of the college. So as we discussed, I would like to ask some of the questions to you, which will help the students to take decisions. So sir, for my first question is, being the chairman, what is your philosophy of leadership and what is your style of leadership? सबसे बड़ी चीज तो ये है कि लीडरशिप के बगैर तो कोई भी संस्था हो या कोई भी समाज हो चल ही नहीं सकता। तो लीड तो करना पड़ता है। अब लीड करने की तरीका क्या है? सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मनुष्य को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम लोगों को कुछ इनोवेटिव चीजें बताएं, कुछ अभिनव प्रयोग बताएं, अभिनव चीजें लाएं, जीवन में लाएं, शिक्षा में लाएं, जिससे जब आप अभिनव कोई कार्य करेंगे तो आप निश्चित तौर पे अपने आप पे पायनियर और लीडर बन जाएंगे। तो आप अपने जो भी आपके एक्सपीरियंस है वो शेयर करके उनको उस तरह से मार्गदर्शन देते हैं, जो कि मैं समझ पाया। सबसे बड़ी ये है कि जीवन में कोई भी आदमी तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक कि उसके जीवन में ऑनेस्टी ना हो, डिवोशन ना हो, सिंसियरिटी ना हो और रीडिंग और राइटिंग की प्रॉपर हैबिट ना हो। तो ये सब चीजें जरूरी हैं। और वीणावादी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और वीणावादी कॉलेज, वी आर हैविंग मेनी ग्रुप्स ऑफ द स्कूल्स एंड कॉलेजेस। सो एवरी कॉलेज, प्रत्येक महाविद्यालय में हो, हमारे विद्यालय भी है, सीबीएसई स्कूल वगैरह भी हैं, उन सब में हमारा एक ही सोचना रहता है कि किस तीन प्रकार बच्चों को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाए। शिक्षा का सही अर्थ भी यही है, विद्या ददात विनयम। जब तक विद्या नहीं होगी उसमें विनम्रता नहीं आएगी, और जब तक विनम्रता नहीं आएगी तब तक वो दूसरों के हृदय को जीत नहीं सकता। और लीडरशिप, नेतृत्व जो है वो तो वही कर सकता है जो दूसरे के हृदय को जीत सकता है। तो मैं अपने, चाहे हमारे टीचर्स हों, चाहे हमारे विद्यार्थी हों, हम सबको हमेशा सभी के लिए सहज सुलभ रहते हैं और वो हर तरह से हमसे चर्चा कर सकें। उन्हें किसी प्रकार का भय ना हो, किसी प्रकार के हमारे उनके बीच में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहे, पारदर्शिता रहे, और किसी प्रकार से भी कभी भी किसी भी समय हमसे मिल सके और अपनी बात। यही होना चाहिए सर, तभी दोनों साइड जब सपोर्ट हो तभी फायदा होगा। तो जैसे सर आजकल हम देख रहे हैं बहुत से बच्चे ऐसे जो फॉरेन पढ़ने जाना चाहते हैं और वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब फॉरेन जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वो क्या उनको वही चीजें यहाँ मिल सकती है? देखिए, ये बड़ा जटिल प्रश्न है कि बाहर जो मिल सकती हैं वो यहाँ मिल सकती हैं। भाई, भारत तो विश्व का गुरु रहा है और यहाँ पर ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो ज्ञान हमारे यहाँ उपलब्ध ना हो। लेकिन आजकल सबसे बड़ी चीज हो गई है, होड़ हो गई है, एक स्पर्धा हो गई है कि हम अपने अध्ययन करके अधिक से अधिक पैसा कैसे कमाएं।
वो कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का ही नहीं, सभी क्षेत्रों में एक ही बात हो गई है कि हाउ टू अर्न द मनी। तो अगर एक इंसान बनना है तो इंसान बनने के लिए भारत में वो सब चीजें हैं और हो सकती है। ये अवश्य जरूरी है, इसको हम स्वीकार भी करते हैं कि भारतीय शिक्षा पद्धति, भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारी अनावश्यक अवरोध पैदा हो गए। अनावश्यक तौर पर हमारी शिक्षा से बहुत अधिक छेड़छाड़ की गई। शिक्षा पद्धति को बार बार बदला जाना, शिक्षा को बार बार करने से उसका स्वरूप बिगड़ गया है। जो एक हमारा आदर्श शिक्षा का जो आदर्श चरित्र था वह निश्चित तौर पर कलंकित होकर के और बड़ी ही एक शांत वातावरण में पहुंच गया है। बहुत संस्थाओं को आदर्श के रूप में देखा जाता था, समाज में उनकी बहुत बड़ी अहमियत होती थी। हम अगर पुराने अपनी संस्कृति में जाएं तो आपने देखा है कि जो गुरुकुल थे, आश्रम थे, उनमें राजा महाराजा भी गुरुओं का सम्मान करते थे। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, या कोई भी महापुरुष हमारे यहाँ पैदा हुए, वो सब महापुरुष, ऐसा महापुरुष आपको विश्व में नहीं मिलेंगे जैसे हमारे यहाँ हुए। हमारी संस्कृति को बहुत ही रिच संस्कृति कहा गया है, इसलिए इसको भारतीय संस्कृति को समस्त विश्व की संस्कृतियों की जननी कहा गया है। मुझे तो भारतीय संस्कृति पर, भारतीय शिक्षा पर गर्व है। शिक्षा पद्धति में दोष हो सकते हैं पर भारतीय संस्कृति में कोई दोष नहीं। ये अलग बात है कि हम भारतीय संस्कृति हटते जा रहे हैं। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में जो पारदर्शिता थी वो समाप्त की ओर है। शिक्षक भी व्यवसायी हो रहे हैं, विद्यार्थी भी उदल हो रहे हैं। ये बहुत चिंतनीय विषय है। इसलिए बाहर जाकर के कोई लड़का बहुत अच्छा पढ़ के आ जाएगा और बहुत अच्छा वो कुछ कर लेगा, ये धारणा अवधारणा जो है ये ठीक नहीं। हमारे देश की अगर क्रीम बाहर चली जाएगी तो हमारे देश का उत्थान कौन करेगा? एकदम सही। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपका जो कॉलेज है वो अभी किस तरह से बच्चों को तैयार कर रहा है कि जो भी अभी जिस तरह की इंडस्ट्री जॉब्स हैं वो जो डिमांड कर रही है उस तरह, उसके लिए कैसे तैयार कर रहा है आपका कॉलेज उन बच्चों को जो आपके आते हैं? 1988 में हमने सबसे पहले एक मिडिल स्कूल प्रारंभ किया। फिर उस मिडिल स्कूल के बाद में हमने इसे हायर सेकेंडरी तक अपग्रेड किया। ये स्टेट बोर्ड तक होता। फिर उसके बाद मैंने 1993 में छोटे बच्चों को पढ़ाने की तकनीकी, प्राय वो ट्रेडिशनल एजुकेशन का सिस्टम हमारे भारतवर्ष में बहुत प्रचलित है, रट्टू तोता होने का कारण था, वही पद्धति छोटे बच्चों पर भी लागू होती थी। मुझे बड़ी वेदना। फिर मैंने सबसे पहले प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 1992 में 93 में शुरू किया। जैसे ही मेरे बच्चे हाई सेकेंडरी पास करके 12वां पास करके 1992 में 93 में आए तो मैंने उनके लिए टीचर्स ट्रेनिंग की व्यवस्था की। उसके बाद फिर मैंने उसी संस्था को अपग्रेड करते हुए और उसको सीबीएसई में कन्वर्ट किया। तो हमारी सीबीएसई की भी संस्थाएं हैं, स्कूल्स भी हैं। फिर इसके बाद में आवश्यकता ऐसी महसूस हुई कि प्राइमरी एजुकेशन में भी बहुत ज्यादा कमियां आ रही हैं टीचर्स में।
तो मैंने प्री प्राइमरी टीचर एजुकेशन संस्थाएं शुरू की। फिर इसके बाद सेकेंडरी स्कूल टीचर एजुकेशन संस्थाएं शुरू की, जिसे अपन बीएड कहते हैं। फिर एमएड भी किया और भी बहुत सारे कोर्स हमने प्रारंभ किए ताकि बच्चों को अधिक से अधिक प्लेसमेंट मिल सके। जो आपका प्रश्न है उसका यूजीसी, नेट तथा जितनी भी अच्छी संस्थाएं हैं उन सबको हमें ग्रेड और अच्छी से अच्छा रिस्पांस प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छी। ये आपको तो हमारी सबसे बड़ी चीज रहती है कि वोकेशनल एजुकेशन। भाई आज सबसे बड़ी चीज है कि राष्ट्रीय चरित्र निर्माण करना शिक्षण संस्थाओं का ध्यान होना चाहिए। तो राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के लिए शिक्षण संस्थाओं से ज्यादा अच्छा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। मैजनी जो एक दार्शनिक हुआ है, उसने एक बहुत अच्छी बात कही थी, द चाइल्ड लर्न्स द बेस्ट लेसन ऑफ सिटीजनशिप बिटवीन द किसेस ऑफ द मदर एंड केयर्स ऑफ द फादर। माता मोंटेसरी ने, गिजुबाई ने, बड़े बड़े शिक्षा शास्त्रियों ने इस बात को कहा कि बच्चे को स्वतंत्र वातावरण में रखना चाहिए, उनका परिवेश निर्बाध होना चाहिए, कम से कम 6 साल की उम्र तक। और आज आपने देखा होगा एस्पाल कमेटी हो चाहे कुछ भी हो, बस्ती के बोझ को कम करने के लिए बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन बस्ती का बोझ अभी कम हुआ नहीं। आज भी हम उसी पैटर्न पर जा रहे हैं। 2.5 साल का बच्चा हुआ और उसको जाकर के विद्यालय में भर्ती कर दिया। भर्ती कर देना ठीक है, वातावरण उससे मिलता है, लेकिन भर्ती करने के साथ साथ में फिर उसको होमवर्क दे देना, फिर उसको ट्यूशन पे भेज देना। 2.5 साल के बच्चे से हमने इतनी ज्यादा अपेक्षाएं कर ली, उसका बचपन ही छीन लिया। तो ये सब चीजें अच्छी नहीं है। जहां तक कैरियर की बात है, जो आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बच्चों को नौकरी के लिए हम कैसे तैयार करें। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जितने भी टीचर्स को हम ट्रेनिंग देते हैं, उन सभी टीचर्स को ट्रेनिंग देने के बाद हम उनके प्लेसमेंट का व्यवस्था जरूर करते हैं। हमने प्लेसमेंट सेल भी खोल रखा है। बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाओं को हम आमंत्रित करते हैं और अपने बच्चों को बड़ी गारंटी के साथ, और मुझे गर्व है कि हमारे महाविद्यालय का पढ़ा हुआ बच्चा कम से कम मुझे स्थानीय तो मालूम ही है, जाता है तो लोग कहते हैं कि इसने वीणावादनी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग प्राप्त की है, इसलिए इस पर किसी प्रकार का शक संदेह करना ठीक नहीं है, और उसे बहुत ही प्राथमिकता के तौर पर नौकरी प्राप्त होती है। दूसरी बात यह है कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन की कोर्स भी खोल रखे हैं, जिससे वो एडमिनिस्ट्रेशन सीख सके। यहाँ तक कि कुछ शिक्षक टीचर ट्रेनिंग के कोर्स भी ऐसे हैं जो सीधे बच्चों को एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ते हैं। बहुत सारे बच्चों को जो हम समझते हैं कि समृद्ध हैं या उनकी ये इच्छा है कि वो अपना कोई करें, तो आपको ये बता देना चाहता हूं कि मेरे यहाँ के पढ़े हुए बहुत सारे लोगों ने अपनी स्वयं की संस्थाएं स्थापित की और जो निरंतर हमसे मार्गदर्शन मिलते रहते। तो एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है, लोगों में कमी है अपने आप को पोटेंशियल बनाने की। अगर हम पोटेंशियल हैं, देखिए थोड़ा सा एक अजब सा आपको लगेगा कि हायर सेकेंडरी पास बच्चा आता है, हम उसे नौकरी पे रख लेते हैं और एमएससी पास को नहीं रखते। क्यों? कि जब देखते हैं कि उसे न तो अंग्रेजी लिखना आता है और न हिंदी लिखना आता है, न शुद्ध बोल सकता है और न शुद्ध लिख सकता है, तो उसको हम नौकरी नहीं दे पाते।
और जो अच्छा पढ़ा हुआ बच्चा है, अर्जित पास भी है, उसको नौकरी मिलती है। नौकरी के लिए हम उनमें सिंसियरिटी लाते हैं, इतने सिंसियर बच्चों को बनाते हैं, हम उन्हें सोशल वर्क से जोड़ते हैं, हम उन्हें कल्चर वैल्यूज को स्ट्रेंथ करने के लिए शिक्षा देते हैं। तो इसके बाद में उनको प्रोफेशनल भी बनाते हैं कि भाई आप आगे चल करके, क्योंकि जीवन में कर्म के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। उद्यमेन ही कारण सिद्धंति, केवल उद्यम करने से ही कार्य सिद्ध होती है, मनोरथ से तो होती नहीं। हमारी संस्कृति में है ये उद्यमेन सिद्धंति कारण मनोरथ, नहीं सुप्त संघर्ष प्रसन्नते मुखे मृगा, शेर के मुख में अपने आप मृग नहीं आता, मृग को का शिकार करने के लिए शेर को प्रयास करना पड़ता। तो मनुष्य जो चाहे तो वो इतना लेथार्जिक हो जाए कि हर चीज जो उसे सहज में उपलब्ध हो जाए, तो वो सहज में जो उपलब्ध होगा उसे अगर मान लीजिए जाए कोई बहुत बड़ी विरासत का लड़का है और उस विरासत में बहुत कुछ मिल भी गया, तो कितने दिन तक चलेगा? वो उसकी एसिड नहीं, एसिड तो उसका यह है कि उसने अपने कैरेक्टर को कैसे बनाया है, उसमें सिंसियरिटी कितनी है, उसमें डिवोशन कितना है, उसमें ऑनेस्टी कितनी है, उसमें कर्मठता कितनी है। अगर कर्मठ है तो मैं हमेशा अपने सब बच्चों को एक बात हमेशा बताता हूं, आपको भी वो 2-3 लाइनें हैं हिंदी की, आपको सुना। कर्मवीर के आगे पथ का हर पत्थर साधक बनता है, कर्मवीर के आगे पथ का हर पत्थर साधक बनता है, चट्टाने भी दिशा दिखाती जब मानव आगे बढ़ता है। अब आदमी आगे बढ़ना चाहता है तो चट्टाने जो बाधा का काम करती हैं वो रास्ता दिखाने का काम करती हैं। तो मनुष्य को क्या है, हिम्मत नहीं है, तो हम हिम्मत देते हैं, हम उन्हें मोरल बूस्टिंग करते हैं ताकि हमारा बच्चा कहीं जाए और वह किसी चीज से हताशा और निराशा में ना आए। आज देखते हैं आप बहुत सारी चीजें, बहुत लोग निराश हो जाते हैं, कई चीजें हैं आपके और भी प्रश्न हैं, उनके जवाब में भी आगे उनको हम बताएंगे। तो ये सब चीजों को देखा मैंने कि मानव को अपने आप स्वावलंबी बनना हो, कर्मठ बनना हो, तभी उसका भविष्य बन सकता है। ये कुछ नहीं है कि हम विदेश जाके पढ़े आए, कहीं पढ़ो कुछ भी करो। हमारे यहाँ तो आप देखिए, एक जो पुरानी व्यवस्था थी, गांव में लोग सब स्किल डेवलप कर लेते थे, लोहार का काम सीख लेता था, जूते बनाने वाला जूते बनाने का काम सीख लेता था, हर वर्ग बड़े का काम सीख लेता था, और मैं समझता हूं उसके जीविकोपार्जन में कोई व्यवधान नहीं होता था। आज वो कहावत हो गई है कि पढ़ा लिखा लड़का न घर का न खेत का, कहीं का नहीं रहा। हमारे देश की जो दुर्दशा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये जब वही आप प्रश्न करेंगे तो हम बताएंगे। अभी तो इतना ही है कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तैयार करें, ये हमारा एक एम है। यही होना चाहिए। और इसी के चलते मेरा अगला प्रश्न ये है कि आप कैसे देखते हैं 10 साल बाद आपके कॉलेज को कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, हम विश्वविद्यालय ऐसा नहीं खुलना चाहते जो केवल डिग्रियां बांटता है। आज आप जान रहे हैं, देख रहे हैं कि डिग्रियां लोग लिए फिर रहे हैं, उन डिग्रियों का मैं समझता हूं कि कोई उपयोग नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? कि डिग्रियां उन्होंने परिश्रम से अर्जित की, उन्होंने सिंसियरिटी से अर्जित की। भाई, संस्थाएं खोल देना या आर्थिक उन्नति कर लेना, ये कोई आदमी का लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य होना भी नहीं चाहिए। सवाल ये है कि हम छोटी से छोटे संस्था को भी में चलाते हैं और उसमें से अगर हमें कुछ आउटपुट अच्छा मिलता है तो हमें गर्व होता है। जरूरी नहीं कि हमारा बच्चा कलेक्टर, कमिश्नर या बड़ा पद पे पहुंचे। हम चाहते हैं और बड़ा पहुंच करके भी
वो भ्रष्टाचार, दुराचार या अन्य चीजों में लिप्त हो जाए तो ऐसे कलेक्टर, ऐसे एसपी या ऐसे आईएफएस या ऐसे कोई भी आईईएस उसी बनाकर के क्या फायदा? चरित्रवान बने। अगर वो चरित्रवान बनेगा, जिस प्रकार से हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं उसी प्रकार से हम संपूर्ण बच्चों के लिए सोचते हैं। हमारा विजन यही है कि हम अच्छी से अच्छी संस्थाओं को स्थापित करें, लोगों से जुड़ाव रखें, लोगों के साथ में पारदर्शिता रहे, वो बड़े निर्भीक होकर के हमसे अपने संवाद कर सकते हैं। नेक विचार है सर ये कि आगे शुरू में ही अगर हमको सही मार्गदर्शन दे देंगे तो आगे जाके देश का भी फायदा होगा और उनका भी फायदा होगा। तो सर मेरा अगला प्रश्न ये है आपसे कि आप ऐसी क्या चीजें जो आप बताना चाहते हैं अपने कॉलेज के बारे में जो आपको लगता है शायद दूसरों को पता ना हो? जी विवेकानंद जी के बच्चे में सब चीजें होती है, केवल उन चीजों को खोजना पड़ता है और उन्हें तलाशना पड़ता है। ऐसा नहीं कोई हम कुछ सिखा देते हैं या हम कोई कुछ कर देते हैं, कोई कुछ नहीं करता, केवल उसकी पोटेंशियल। अब संगीतकार है तो हम उसे गला अच्छा थोड़ी दे सकते हैं, गला तो उसे प्रकृति से प्रदत्त है, उसकी गला अच्छा है इसको देख करके हम उसे प्रमोट कर सकते हैं। कोई बच्चे की बचपन में खेल की बहुत अच्छी आदत है तो खेल की आदत जी उसकी प्राकृतिक है, वो खेल में आगे बढ़ सकता है। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि मैंने एक यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बहुत बड़ी बना रखी है जिसमें हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग के और साइकोलॉजी के लोग एम्प्लॉयड हैं। तो हम बच्चे का टेस्ट करते हैं कि इसकी रुचि क्या है, थोड़ा सा उनके गार्जियन से भी बैकग्राउंड लेते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि हम हर बच्चे की जन्म से लेकर के जब तक हमारे यहाँ रहता है तब तक की पूरी फाइल बनाता है, उस असेसमेंट करके देता हूं कि आप अगर इस लाइन में जाओगे तो आपका भविष्य ज्यादा अच्छा हो सकता है। ये हमारा एक अपना एक विजन रहता है कि बच्चे को गाइड करना बहुत जरूरी है। टीचर कुछ नहीं करता, टीचर इज सिंपली ए गाइड, he simply modify the habits which are already inherent in him। बच्चे में जो इनहेरेंट क्वालिटीज हैं उन्हें हम मॉडिफाई कर सकते हैं, हम उन्हें डायरेक्शन से दे सकते हैं। पोटेंशियलिटी है भाई, कई लड़के बहुत ज्यादा आपने देखा होगा बहुत इंटेलिजेंट होते, बहुत जीनियस, लेकिन इंटेलिजेंट होने के बाद में भी न तो उनके पेरेंट्स को समझ पाते हैं, न स्कूल समझ पाता है और न समाज समझ पाता है। उनकी पोटेंशियलिटी को हम सही डायरेक्शन नहीं दे पाते और कॉन्सिक्वेंटली वो बच्चा को जब वो चीजें जो मिलना चाहिए थे वो नहीं मिलती हैं तो बच्चा वो इंटेलिजेंट की जगह पर दूसरे रास्ते में भटक जाता है। भाई हर संसार में हर चीज का एक ही उपाय है, प्रॉपर नर्चरिंग, और अगर प्रॉपर नर्चरिंग नहीं हो पाई, प्रॉपर डायरेक्शन और प्रॉपर उसको रिसोर्सेस स्वयं पैदा करने की क्षमता पैदा। हम इसमें नहीं है कि हम किसी को भी कोई रिसोर्स दें, किसी आदमी को 25-50 हजार रुपए की मदद करना से अच्छा मैं समझता हूं कि उसको एक ऐसी कला दे देना कि वो 25-50 हजार रुपए स्वयं पैदा कर सके। बहुत अच्छी बात। लेकिन ये दायित्व जो है हमारे देश में हमारी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से नहीं होता है।
ये आपने मतलब जो आपने बात कही है और मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये किसी को ऐसी कला दे देना जिससे वो शायद उसको आगे काम भी आएगी और वो खुद अपना अर्निंग कर सकता है। दूसरा मेरा अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न ये है कि आप क्या कहना चाहते हैं अभी जो बच्चे हैं जो अभी कोविड के चक्कर में थोड़ा भटक गए हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे अपने करियर को लेके, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कैसे वो अपना पढ़ाई करें या क्या आने वाले टाइम में कैसे डिसीजन लें, क्योंकि ये जो सिचुएशन आई है ये पहली बार आई है और आप जैसे लीडर्स जो बहुत टाइम से एजुकेशन सिस्टम में है, अगर वो कुछ ऐसा मैसेज देंगे उनको तो उनको गाइडेंस अच्छी मिलेगी और उस हिसाब से वो डिसीजन लेंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में उन बच्चों को जो अभी दिक्कतें फेस कर रहे हैं? राइट, कोविड जो है एक बहुत बड़ी समस्या है और निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा असर बच्चों पर बहुत चला पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे साइको स्थिति में आ रहे हैं। बड़े लोग जो है लड़के उदासीन हुए क्योंकि न तो वो कहीं खेल पा रहे न वो पढ़ पा रहे ना उनका जो विकास। भाई सवाल ये है कि गाड़ी अगर चलेगी नहीं तो मैकेनिकल चीज है तो वो थोड़ी देर बाद खराब होना शुरू हो, जो इसी प्रकार से हमारे बच्चों का हो रहा है। तो अब हमारा इस समय यही मैसेज है, मैं यही देता हूं कि बच्चों को जो चीजें एक्टिविटीज उनकी थी उन एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखें। भाई घर में उनको खेलने का वातावरण दिया जाए, पेरेंट्स इतना सतर्क रहें कि उन्हें खेलने का समय निश्चित करें, उनका पढ़ने का समय निश्चित करें। भाई कुछ नहीं है तो उनको बहुत सारी चीजें हैं घर पे सिखाई जा सकती है। भाई बहुत आजकल मटेरियल है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे कि बच्चों को बहुत कुछ दिया जा सकता है। भाई ऑनलाइन बहुत कुछ हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहुत किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं हम घर पे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि सुबह से लेकर शाम तक का उनका रूटीन नहीं हुआ। हमने देखा है कि बच्चों का से बात जब करते थे कहते साहब पहले सुबह स्कूल जाते थे तब 7 बजे जग जाते थे, अब बच्चे खुद 8 बजे जगते हैं, मम्मी पापा भी 8 बजे जगते हैं। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि भैया आप अपना रूटीन मत खराब, रूटीन खराब हो जाएगा। एक बार रूटीन खराब हुआ तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो देखिए कोविड की स्थिति कब ठीक होगी कब ठीक नहीं होगी और इसकी वैक्सीन कब आएगी या नहीं आएगी या वो कितनी असरदार होगी इस पे हम नहीं जाना चाहते। हम ये इस बात को जानना चाहते हैं जो कि हमारी जितने भी बड़ी बड़े एजेंसी हैं वो भी कह रही हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, हम अपने को व्यस्त रखें, हम अपने को विजिलेंट रखें कि हम कोविड के प्रभाव में ना आए। ये मेरा कोविड के लोगों के लिए संदेश है। बच्चों को विशेष स्पेशली यही है कि उनका पूरा दिन का रूटीन यथारूपीण चले। कोई पढ़ने का अगर उनका 5 घंटे का टाइम था, 6 घंटे का टाइम था, तो आप 5-6 घंटे के लिए उन्हें किसी चीज ऐसी चीज में एंगेज करिए ना, कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी दे दीजिए। कुछ नहीं है तो हम ये कहते हैं कि हमको हिस्ट्री का कोई टॉपिक दे दीजिए, उस पर उनसे लेख लिख लीजिए, लेख लिखवाइए। कुछ नहीं है तो आप ज्योग्राफी का कल उनको ज्ञान दे दीजिए कि हमारे कहाँ पर क्या हो रहा है, क्लाइमेटिक कल उनको ज्ञान दे दीजिएगा। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर हम उनको बहुत ज्यादा तैयार कर सकते हैं और उन्हें इंटरेस्ट भी आता है। हमने ये प्रयोग करके देखा अपने बच्चों को, हमारे नाती और नातिन हमारे हैं तो उन पर हमने ये प्रयोग करके देखा कि हम क्या करते हैं, उनको अखबार देते हैं अंग्रेजी का डेली कि एक अखबार में इसमें जो सबसे अच्छा आपको पैराग्राफ लगेगा अंग्रेजी के अखबार के, अब छोटे ही है ना इसलिए अंग्रेजी के अखबार का जो पैराग्राफ या जो चीज आपने पढ़ी है उसे हिंदी में लिख के लाइए, हिंदी का जो पढ़ा है आपने उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके लाइए। तो बड़ा इंटरेस्ट आता है उनको, फिर हम उनकी मार्किंग करते हैं। इसी प्रकार से हमने उनको बहुत सारी चीजों में इंगेज कर रखा और हर चीज का इनाम रखते हैं, हर चीज का पुरस्कार रखते हैं। कुछ नहीं है
गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट लिख दिया, इतने में बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये चेंज की शुरुआत अपने घर से ही होती है, और आपने उसका एग्जांपल बताया एकदम कि कैसे आप, जो मैं समझाऊँ या आपका यही कहना है कि बच्चे अपने आप में एक नया स्किल डेवलप करें और अपना टाइम यूटिलाइज करें बेस्ट तरीके से। तो सर बहुत अच्छा लगा, आपने जो भी प्रश्न के उत्तर दिए, इससे बहुत हेल्प मिलेगी जो भी बच्चे अभी दिक्कतें फेस कर रहे हैं। और जैसे कि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, पर मुझे बहुत सारा गाइडेंस पर्सनल लेवल पे मुझे बहुत कुछ मिला, जो कि अब मैं तो जॉब करने लग गया हूँ, बट बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के। तो भाई मैं आपकी तरफ से तो आपको, डॉक्टर ओपी गुप्ता को, कॉलेज दुनिया की तरफ से थैंक यू बोल ही रहा हूँ। एक कोई लास्ट मैसेज जो आप देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। बाकी आपके टाइम जो आपने दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पहले साधुवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम आपने हमारे विचारों को सब जगह लोगों को सुनने का अवसर दिया, इसके लिए थैंक्स लॉट। लेकिन जो मैसेज है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि बच्चे को केवल यही मैसेज है कि वह व्यवसाय, ताकि वो न जाकर के अपने नैतिक स्तर को बढ़ाए, एक इंसान बने। और इंसान जब बन जाएंगे तो मैं समझता हूं कि संसार की कोई चीज जो है असंभव नहीं। तो संसार की कोई भी चीज, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। वी कैन अचीव एवरीथिंग, बट वी हैव टू डिटरमिन फर्स्ट, वी हैव टू थिंक विथ पॉजिटिविटी। सबसे बड़ी एक फंडा है, आपने भी शायद पढ़ा भी होगा, अगर आपने कभी कॉमर्स या इकोनॉमिक्स पढ़ा हो तो, या मैनेजमेंट पढ़ा हो, एक पोस्ट कॉल, एक छोटा सा वर्ड है पोस्ट कॉल। पी माने प्लानिंग, ओ माने ऑर्गेनाइजेशन, एस माने स्टाफिंग, डी माने डायरेक्शन, को माने कोऑर्डिनेशन, आर माने रिपोर्टिंग, बी माने बजटिंग। अगर हमने बच्चों को ये पोस्ट कॉल के पूरा अर्थ समझा दिया और इसका प्रैक्टिकल करा दिया, तो वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर ले। जीवन की कई बड़े से बड़े उसकी चुनौतियां उसके सामने आए, वो इन सब चीजों से, इस पोस्ट कॉल के फार्मूले से, प्लानिंग से, ऑर्गेनाइजेशन, सब चीजों से जो मैंने आपको 6-7 बिंदु बताए, इनसे वो अपने जीवन को सफलीभूत कर सकता है। तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ कल्चर एंड वैल्यू मस्ट बी द फर्स्ट एम ऑफ द एवरी ह्यूमन बीइंग। Education must be ethically sound, and national building character is not possible until unless the educational institution will not do their activities impartially and with the strong goodwill. Thanks. Thank you so much. आपके थॉट्स बहुत अच्छे लगे और ये डेफिनेटली स्टूडेंट्स बहुत काम आएंगे। अगेन आपको थैंक करता हूँ कॉलेज की तरफ से फॉर गिविंग योर टाइम एंड शेयरिंग योर थॉट्स। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। टेक केयर।